ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे नेचुरल डिजास्टर के विषय में। नेचुरल डिजास्टर किसे कहते हैं, यह क्यों होते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पूरे टॉपिक ये समझ में आएगा। पेन पेपर लेकर के बैठिएगा जिससे कि आपको टॉपिक्स अच्छे से लिख करके याद हो सकें। तो सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल डिजास्टर के विषय में। नेचर सस्टेन्स अस बट इट कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय अस। नेचर हमें सस्टेन करती है, हमें बनाए रखती है, लेकिन यह हमें डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। So far you learned how nature supports our lives. अभी तक आपने देखा होगा, सीखा होगा कि नेचर हमारी लाइफ को कैसे सपोर्ट करती है। प्रकृति ने हमें कितनी सुविधाएं दी हुई हैं जिनसे हमारा जीवन फलता फूलता है। Here we will learn how it can also endanger our lives. हम यहाँ पर अभी सीखेंगे कि किस प्रकार से हमारी लाइफ खतरे में भी पड़ सकती है प्रकृति के कारण ही। अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, फ्लड, ड्रॉट एंड लैंडस्लाइड्स आर सम इवेंट्स दैट अफेक्ट आवर लाइव्स। यहाँ पे बताया गया है कि अर्थक्वेक, भूकंप, सुनामी, साइक्लोन, बाढ़, सूखा और जो लैंडस्लाइड होते हैं उनसे हमारा जीवन किस प्रकार से प्रभावित हो सकता है। दे आर नोन एज नेचुरल डिजास्टर्स। ये सभी नेचुरल डिजास्टर्स के नाम से जाने जाते हैं बिकॉज दे आर कॉज्ड बाई नेचुरल फोर्सेस, क्योंकि ये नेचुरल फोर्सेस की वजह से होते हैं। दे अकर सडनली एंड कॉजेज लार्ज स्केल डैमेज। ये अचानक से आते हैं और बहुत ही बड़े पैमाने पर नुकसान करते हैं, बहुत ही बड़ा ये हमारा नुकसान कर जाते हैं। वाइड स्प्रेड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बहुत सारी जो लाइफ्स होती हैं, बहुत सारी लाइफ्स और इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टी का नुकसान इनसे होता है, चाहे वो सुनामी हो, भूकंप हो, ज्वालामुखी हो, बाढ़ हो या सूखा हो। वी हैव लिटिल और नो कंट्रोल ओवर दीज अकरेंसेस। ये जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं इनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, या अगर है भी तो ना के बराबर है। जैसे कि सूखा अगर कहीं पड़ता है तो हम थोड़ी बहुत राहत वहां पे दे सकते हैं, कहीं बाढ़ आती है तो थोड़ी बहुत राहत वहां पे दी जा सकती है, लेकिन पूरा कंट्रोल हमारा इस पर नहीं है। हैंस टाइमली इंफॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन इज अवर ओनली ऑप्शन। इसीलिए कोई भी टाइमली इंफॉर्मेशन है, कहीं बाढ़ आने वाली है या सूखा पड़ने वाला है, तो पहले से अगर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए और उसके लिए अगर हम प्रिपरेशन कर पाए, तैयारी कर पाए, तो ही कुछ इसमें बचाव हो सकता है। To mitigate the effects of natural disasters, the Government of India established the National Institute of Disaster Management. इस प्रकार की त्रासदियों से बचाने के लिए भारत सरकार ने एक डिपार्टमेंट शुरू किया हुआ है जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है। इट इज ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर मैनेजिंग नेचुरल डिजास्टर्स इन इंडिया। यही इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग, कैपेसिटी और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स मैनेज करता है जिससे कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे लड़ा जा सके या उनसे बचा जा सके। तो सबसे पहला जो नेचुरल डिजास्टर है वह है अर्थक्वेक। सबसे पहले हम जानेंगे अर्थक्वेक के विषय में। अर्थक्वेक इज ए नेचुरल डिजास्टर विच कॉजेज द अर्थ सरफेस टू शेक एंड ट्रम्बल। अर्थक्वेक एक नेचुरल डिजास्टर है। ये क्यों आता है? ये आता है इसलिए क्योंकि हमारी जो अर्थ की सरफेस होती है वह शेक करती है, हिलती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। इट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल एंड कैन कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन। इसका अनुमान पहले से लगाना बहुत ही जटिल होता है और यह बहुत ही बड़ा विनाश कर सकता है। इट ऑकर्स व्हेन टू इंटरलॉकिंग टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं या एक दूसरे के अंदर समाहित होती हैं या ऊपर उठती हैं, तो इसी वजह से ये भूकंप यहाँ पर आते हैं। इट ऑकर्स व्हेन टू इंटरलॉकिंग टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड, सेपरेट और सबसाइड इन द अर्थ क्रस्ट। यहाँ पर हमें बताया गया कि जो अर्थक्वेक है वो किस वजह से आता है। तो हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जब वो एक दूसरे से टकराती हैं, घर्षण करती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं,
तब ये भूकंप आते हैं। Their tectonic activity releases a lot of energy which travels in the form of waves under the earth. इन टेक्टोनिक प्लेट्स की जो एक्टिविटी होती है उसकी वजह से बहुत ही एनर्जेटिक वेव्स होती हैं, एनर्जी वेव्स होती हैं जो हमारे धरती की सरफेस पर अंदर तक ट्रेवल करती हैं, जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। When these waves reach the earth's surface, they cause an earthquake. और जब ये सतह पर पहुंचती हैं, सतह के ऊपर पहुंचती हैं, तब इनसे हमें अर्थक्वेक या भूकंप के झटके महसूस होते हैं। Within few seconds, an earthquake can cause massive damage to life, property, infrastructure, transport, communication, and practically everything on the ground. जब एक भूकंप आता है तो ये कुछ ही सेकंड्स में, बहुत ही थोड़ा सा समय लगता है अर्थक्वेक को, ये सब कुछ डैमेज कर सकता है। जैसे हमने यहाँ पे जाना, प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और लगभग सब कुछ ही ये तबाह और बर्बाद कर देता है। Everything on the ground, it also triggers tsunami and landslide. The maximum force of the earthquake is felt at its epicenter, which is the area of the earth's surface, directly above the point of origin of the earthquake. अब देखिए, यहाँ पर हमें बताया गया कि अर्थक्वेक का जो सबसे इफेक्टिव एरिया होता है, जहाँ पे मैक्सिमम फोर्स हमें पता चलता है, महसूस होता है, वह होता है इसका एपिसेंटर। एपिसेंटर कहाँ होता है? एपिसेंटर ठीक वही एरिया होता है जहां पर ये अर्थक्वेक आया होता है धरती के अंदर। द ग्रेटर द एनर्जी रिलीज्ड बाय एन अर्थक्वेक, द ग्रेटर इज द इंटेंसिटी। जितनी ज्यादा एनर्जी अर्थक्वेक के द्वारा रिलीज होगी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी का ये भूकंप आएगा। सिस्मोग्राफ रेक्टर स्केल पर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी या उसकी शक्ति को मापता है। Earthquakes are graded from 1 to 10 Richter, with Richter 1 as the least and Richter 10 as the most intense quake. रेक्टर स्केल पर जो हम भूकंप को मापते हैं तो 1 सबसे लोएस्ट होता है और 10 सबसे हाईएस्ट होता है। Two most destructive earthquakes hitting India recently were the Bhuj earthquake in Gujarat 2001 and the Indian Ocean earthquake 2004. अभी रिसेंटली जो 2 शक्तिशाली भूकंप भारत में आए थे वह था भुज में 2001 का भूकंप था और इसके अलावा इंडियन ओशियन में 2004 में भूकंप आया था। These measured 7.7 and 9.3 रेक्टर रेस्पेक्टिवली। तो भुज वाला जो भूकंप था वो था 7.7 और इंडियन ओशन में जो आया था ये 9.3 का आया था। इन इंडिया द हिमालयन स्टेट्स आर द मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स। हिमालय स्टेट में क्या होता है? जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ये जो एरियाज हैं इनमें भूकंप की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। प्रिपेयर्डनेस, अब इससे बचने के लिए हम तैयारी क्या कर सकते हैं? अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर रेगुलेटरी मॉनिटर एंड इश्यू अलर्ट्स। अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर्स होते हैं जो रेगुलरली मॉनिटर करते रहते हैं और अलर्ट भी इश्यू करते हैं। अवेयरनेस कैंपेन्स प्रिपेयर पीपल फॉर द इमरजेंसी। अवेयरनेस कैंपेन्स अगर लगाई जाती हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि लोगों को जागरूक किया जा सकता है इससे। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हाउसेस आर डिजाइंड इन द वैल्यूनरेबल एरियाज। जो भी अर्थक्वेक जोन में एरियाज में घर बने होते हैं उनको अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाना बहुत ही जरूरी होता है। दीज हाउसेज यूज लाइट मटेरियल्स एंड अवॉइड हाई स्टोरीज। इन घरों में बहुत ही हल्का मटेरियल यूज होता है घरों को बनाने के लिए और ऊंची बिल्डिंगों में ये नहीं बनाए जाते हैं। इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक वी शुड रन टुवर्ड्स एन ओपन ग्राउंड और टेक शेल्टर्स अंडर एनीथिंग दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर कहीं भूकंप अचानक से आ भी जाता है तो या तो हमें खुले मैदानों की तरफ भागना चाहिए या फिर किसी स्ट्रॉन्ग मजबूत टेबल या किसी चीज के नीचे अपने आप को छुपा लेना चाहिए। दूसरा नेचुरल डिजास्टर है वोल्केनोज। वोल्केनोज जिसे हिंदी में ज्वालामुखी कहा जाता है, वोल्केनोज के विषय में हम जानेंगे अब। वोल्केनोज आर माउंटेन्स विच इरप्ट बाय गिविंग आउट स्मोक, एश एंड मोल्टन रॉक्स कॉल्ड लावा। वोल्केनोज बेसिकली किन्हें कहा जाता है? वोल्केनोज आर माउंटेन्स। वोल्केनोज एक तरह के पहाड़ ही होते हैं जिनमें से धुआं निकलता है, राख निकलती है और पिघली हुई चट्टानें निकलती हैं जिन्हें लावा कहा जाता है। जब ये इरप्शन होता है तब इसे वोल्केनो कहा जाता है। द माउथ ऑफ ए वोल्केनो इज कॉल्ड ए क्रेटर। वोल्केनो के माउथ को क्रेटर कहा जाता है।
द वल्केनोज विच इरप्ट वेरी ऑफन आर कॉल्ड एक्टिव वल्केनोज। जो वल्केनोज बार बार इरप्ट होते रहते हैं, बार बार उनमें विस्फोट होता रहता है, उन्हें एक्टिव वल्केनोज कहा जाता है। दोज विच इरप्ट वेरी रेयरली आर कॉल्ड डोरमेंट वल्केनोज। और जो वॉल्केनोज होते हैं जो कभी कभार ही इरप्ट होते हैं, कभी कभार ही उनमें विस्फोट होता है, उन्हें डोरमेंट वॉल्केनोज कहा जाता है। वॉल्केनोज विच हैव नॉट इरप्टेड फॉर मैनी मैनी ईयर्स आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। और ऐसे वॉल्केनोज जो बहुत ही लंबे लंबे समय के बाद इरप्ट होते हैं या बहुत समय से इरप्ट नहीं हुए होते हैं, उन्हें एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज कहा जाता है। द हॉट एंड मोल्टन लावा फ्रॉम ए वॉल्केनिक eruption कैन फ्लो डाउनवर्ड्स एंड ड्रोन फॉरेस्ट एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स ऑन इट्स वे। जब कोई वॉल्केनो इरप्ट होता है तो उसमें से जो गर्म लावा निकलता है वह नीचे की तरफ फ्लो करता है, जो कि हमारे जो सेटलमेंट्स होते हैं, जो हमारे घर होते हैं, शहर होते हैं या गांव होते हैं, उनको जला सकता है, उनको खराब कर सकता है और यहाँ तक कि जंगलों में भी फैलकर जंगलों में आग लगा सकता है। Mount Vesuvius in Italy had erupted in 79 CE and the lava had buried the city of Pompeii। माउंट वेसुवी इटली में है जो कि 79 सीई में इरप्ट हुआ था और इसने पोम्पई शहर, बहुत ही फेमस है ये घटना, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे पूरा का पूरा शहर ही खत्म हो गया था। लोग दम घुटने की वजह से मारे गए थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और लोगों के केवल कंकाल ही बचे थे। In India, the volcano Barren Island is located in the अंडमान निकोबार आइसलैंड्स। भारत में भी एक वॉल्केनो है, बैरन आइसलैंड में लोकेटेड है, जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है। द पैसिफिक ओशियन हैज ए रिंग ऑफ वॉल्केनिक आइसलैंड्स विच आर एक्चुअली द माउंटेन्स ऑफ वॉल्केनोज अंडर वाटर। पैसिफिक ओशन में एक वॉल्केनिक रिंग भी है जो कि एक्चुअली एक वॉल्केनिक माउंटेन ही है, वॉल्केनो से बने हुए माउंटेन्स हैं। दीज आर कॉल्ड द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इन्हें पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। अब हम जानेंगे कि वॉल्केनो से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। प्रिपेयर्डनेस। प्लेसेस क्लोज टू एक्टिव वॉल्केनोज हैव टू बी प्रिपेयर्ड एट ऑल टाइम्स फॉर ए पॉसिबल इरप्शन। जो भी एरियाज वॉल्केनो के पास होते हैं उन्हें हर समय तैयार रहता है, क्योंकि पॉसिबल ये होता है कि इरप्शन किसी वॉल्केनो में कभी भी हो सकता है। इसे पहले से मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। People should move to a safe place till the volcano has stopped erupting। जब तक वॉल्केनो इरप्ट कर रहा है, अगर कोई वॉल्केनो इरप्ट करता है और कुछ लोग वहां पे रहते हैं तो उन्हें वहां से चले जाना चाहिए, और जब तक वॉल्केनो इरप्ट करता रहता है, इरप्शन उसमें होता रहता है, तब तक उनको वहां पर वापस नहीं लौटना चाहिए। एडिक्वेट फूड एंड वाटर शुड बी स्टोर्ड फॉर सच टाइम्स। और इन दिनों के लिए खाना पानी पूरा इंतजाम इसका रहना चाहिए। सुनामी। अब हम जानेंगे सुनामी के विषय में। सुनामी इज ए सीरीज ऑफ गिगनेटिक ओशियन वेव्स। सुनामी समुद्र में उठने वाली ताकतवर लहरों की एक सीरीज होती है। इट फॉर्म्स व्हेन एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम एन अंडर वाटर अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन ट्रिगर्स लार्ज ओशियन वेव्स टू फॉर्म। अब ये तो सुनामी आती कैसे है? सुनामी आने की वजह भूकंप हो सकता है या फिर वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है, जैसा हमने अभी पढ़ा था कि पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर है जिसमें कि वॉल्केनो इरप्शन करते रहते हैं, जिसकी वजह से भी ये सुनामी आ सकती है। दीज वेव्स ट्रेवल एट ए ग्रेट स्पीड एंड मेजर ऑलमोस्ट 50 मीटर्स इन हाइट। यह जो लहरें होती हैं, सुनामी की जो लहरें होती हैं, वो बहुत तेज रफ्तार से, बहुत तेज स्पीड से ट्रेवल करती हैं और 15 मीटर ऊंचाई तक भी हो सकती हैं। These waves displace huge volumes of water from the ocean and collapse at the coast. They flood and destroy the coastal regions, port towns and harbors and cause large scale economic loss। जब ये लहरें अपने साथ बहुत सारा पानी लेकर के आती हैं तब ये कोस्टल रीजन से टकराती हैं, पोर्ट टाउन से टकराती हैं, हार्बर से टकराती हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस होता है। जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका एंड इंडिया आर सुनामी प्रोन जोन्स। जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका और भारत, यह सब सुनामी के प्रोन जोन्स में आते हैं। बहुत ज़्यादा सुनामी यहाँ पर आने की संभावना रहती है। द इंडियन ओशियन अर्थक्वेक ऑफ 26 दिसंबर 2004 ट्रिगर्ड वन ऑफ द वर्स्ट सुनामी डिजास्टर।
इंडियन ओशन में अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था, बहुत बड़ा तबाही हुई थी। और ये जो अर्थक्वेक आया था 26 दिसंबर 2004 को आया था। द कंट्रीज दैट faced the maximum impact were Indonesia, Sri Lanka, India and Thailand. In India, the tsunami hit the Tamil Nadu coast. इस सुनामी की वजह से जो मैक्सिमम इम्पैक्ट जिन देशों पर पड़ा था उनमें इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया और थाईलैंड थे। द सुनामी हिट द तमिलनाडु कोस्ट, और भारत में तमिलनाडु कोस्ट पर यह सुनामी आकर के टकराई थी, जिसकी वजह से बहुत तबाही हुई थी वहां पर भी। प्रिपेयरनेस, अब सुनामी से बचने के क्या उपाय हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे। ए सुनामी वार्निंग सिस्टम वाज सेट अप अंडर द इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक सुनामी वार्निंग सिस्टम सेटअप कराया गया था। दिस सिस्टम विल अलर्ट ऑल नेशंस अराउंड द इंडियन ओशन इन केस ऑफ इम्पेंडिंग सुनामीज। यह सिस्टम अलर्ट करेगा अगर इंडियन ओशन में कोई भी सुनामी आने वाली होती है। Once the warning is issued, people should immediately evacuate from coastal regions and move to higher grounds. और जैसे ही ये वार्निंग आती है, कोई भी वार्निंग आती है इस प्रकार की अगर, तो लोगों को तुरंत ये जगह छोड़कर, अपनी जगह छोड़कर चले जाना चाहिए ऊंचे एरियाज में, ना कि वो कोस्टल एरियाज में बने रहें, वो उनके लिए खतरनाक होगा। अगला नेचुरल डिजास्टर है साइक्लोन। साइक्लोन इज ए वायलेंट सर्कुलर स्टॉर्म। साइक्लोन एक सर्कुलर वायलेंट बहुत ही पावरफुल स्टॉर्म होता है। It is confined to 30 and 30 s latitude. यह मोस्टली 30 n से 30 s लैटिट्यूड में आता है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की वीडियो भी हम बनाएंगे, उसको भी आप जरूर देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। दिस ट्रॉपिकल बेल्ट इज प्रोन टू एक्सट्रीमली हाई स्पीड विंड। यह ट्रॉपिकल बेल्ट है जो कि जहां पर की बहुत तेज गति से हवाएं चलती हैं। इन इंडिया, tropical cyclones originate in the effect of the coast of Bay of Bengal and Arabian Sea. भारत में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में सबसे ज्यादा ये साइक्लोन्स आते हैं। इन द ईस्टर्न कोस्ट दीज मेनली अकर इन अक्टूबर एंड नवंबर, और ईस्टर्न कोस्ट में ये अक्टूबर और नवंबर में आते हैं। विंड्स एवरेजिंग 180 किलोमीटर आवर स्ट्राइक दीज रीजन्स, और यहाँ पे हवाएं बहुत ही तेज गति से चलती हैं, 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इट कॉजेज फ्लडिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सेटलमेंट्स, फार्म्स एंड क्रॉप्स, और ये लोगों की प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान करता है। फार्म्स को नुकसान होता है और फसलों को भी नुकसान होता है। द साइक्लोन ऑफ आंध्र प्रदेश इन 1977 एंड साइक्लोन नर्ग इज ऑफ 2008 वर द वर्स्ट साइक्लोन दैट अफेक्टेड इंडिया। साइक्लोन जो कि आंध्र प्रदेश में 1977 में आया था, और साइक्लोन नर्ग जो कि 2008 में आया था, ये सबसे ज्यादा तबाही वाले साइक्लोन्स थे। प्रिपेयरनेस, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसे शॉर्ट में IMDB कहा जाता है, और यही डिपार्टमेंट होता है जो हमें मौसम संबंधी भविष्यवाणियां भी बताता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रेगुलरली इश्यूज साइक्लोन वार्निंग्स। IMD लगातार साइक्लोन्स के बारे में वार्निंग्स देता है। नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट मेंटेन्स मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर्स एंड कोस्टल एम्बैंकमेंट्स। It also trains local people in cyclone management and organizes afforestation drives. अगला नेचुरल डिजास्टर है फ्लड। फ्लड के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। फ्लड्स ऑकर व्हेन रिवर वाटर्स ओवरफ्लो देयर बैंक्स। बाढ़ कब आती है? फ्लड का अर्थ होता है बाढ़। तो बाढ़ कब आती है? बाढ़ जब आती है जब नदी का पानी उसके स्तर से ऊंचा हो जाता है, ऊपर हो जाता है। इट ऑफन ऑकर्स ड्यूरिंग मानसून, मोस्टली है मानसून के टाइम पे होता है। द हाई रेट ऑफ स्नो मेल्टिंग इन द रिवर्स अपर कर्स एंड हाई रेट ऑफ सॉइल इरोजन आल्सो लीड्स टू फ्लडिंग। जब पहाड़ों पर बर्फ ज्यादा पिघल जाती है और उसके बाद जब जो मिट्टी है उसका इरोजन ज्यादा हो जाता है, तब ये बाढ़ आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। फ्लड कॉजेज ए डेंजरस राइज इन द वाटर लेवल विच सबमर्ज द सराउंडिंग एरियाज। बाढ़ की वजह से पानी का स्तर काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो आसपास के एरिया हैं वह उनको भी अपने चपेट में ले लेती है। फ्लड्स मेक मिलियंस होमलेस। फ्लड्स जो होती हैं, बाढ़ जब आती है तो ये बहुत सारे लोगों को
होमलेस कर देती है, डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, एंड डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब होता है। जैसा आपने अभी रिसेंटली देखा हुआ कि भारत के भी कुछ राज्यों में बाढ़ आई है, जहाँ पर बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं, बहुत सारे पशु मारे गए हैं, फसलें बर्बाद हो गई है लोगों की, और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पुल वगैरह को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। पुल, हाईवे, सड़क सब कुछ टूट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। फ्लड्स कॉज ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस सिंस इट अकर्स पीरियडली। और जब बाढ़ लगातार बार बार आती रहती है तो ये बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस करती रहती है। इन इट्स आफ्टरमैथ वाटर बॉर्न डिजीजेस, और इसके जो बाद के इफेक्ट्स होते हैं वो वाटर बॉर्न डिजीजेस होते हैं, जैसे कि पानी के साथ संबंधित बीमारियां होती हैं, लाइक कोलेरा, गैस्ट्रोएंटेरिटिस एंड हेपेटाइटिस स्प्रेड। इनकी वजह से कोलेरा, गैस्ट्रोएंटेरिटिस और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां फैल जाती हैं। चाइना, थाईलैंड, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश फेस रेगुलर फ्लड्स। चाइना, थाईलैंड, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में लगातार बाढ़ आती रहती है। द कोसी फ्लड इन इंडिया इन 2008 एंड इंडस फ्लड इन पाकिस्तान इन 2010 वर अमंगेस्ट द मोस्ट डेवास्टेटिंग फ्लड्स। कोसी फ्लड भारत में और इंडस फ्लड पाकिस्तान में 2010 में आई थी, और भारत में इंडस जो कोसी फ्लड आई थी यह 2008 में आई थी, जिसने बहुत ज्यादा विनाश मचाया था। अनलाइक अदर डिजास्टर्स, फ्लड इज स्लो एंड प्रेडिक्टेबल। दूसरे डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक या वोल्केनो के तुलना अगर करें हम, तो जो बाढ़ होती है वो थोड़ा स्लो होती है और इसे प्रेडिक्ट भी किया जा सकता है। ह्यूमन एक्टिविटीज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू इट्स अक्यूरेंस। और ह्यूमन जो एक्टिविटीज होती हैं, जो पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं लगातार, वाटर पॉल्यूशन कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं और सब तरह के पॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाढ़ आती है। डिफॉरेस्टेशन, कॉलोनाइजेशन ऑफ रिवर बेड्स, पुअर क्वालिटी डैम्स एंड इम्प्रॉपर ड्रेनेज गिवन राइज टू फ्लड्स। अब यहाँ पर ये बताया गया कि डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काटना, कॉलोनाइजेशन, जगह जगह कॉलोनियां बना देना, जो कि हम नदियों के किनारे पर ही बना देते हैं कॉलोनियां मोस्टली। पुअर क्वालिटी डैम्स, घटिया क्वालिटी के डैम्स बनते हैं। एंड इम्प्रॉपर ड्रेनेज गिव राइज टू फ्लड्स, और पानी निकलने की सुविधा नहीं होने के कारण ये बाढ़ आती है। हाउएवर इट आल्सो हैज ए पॉजिटिव इफेक्ट, लेकिन इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी है। द फ्लड वाटर डिपॉजिट फर्टाइल्स सिल्ट ओवर द एरियाज दे फ्लड। इसका पॉजिटिव रिजल्ट यह है कि जब फ्लड आती है तो अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स लेकर के आती है, फर्टाइल्स लेकर के आती है, जो मिट्टी होती है, खेतों की मिट्टी होती है जहां पर बाढ़ आई होती है, उनके ऊपर एक उसकी परत बिछा देती है। प्रिपेयर्डनेस, बाढ़ से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सिंस फ्लड्स कैन बी प्रेडिक्टेड, जैसा कि हमने जाना है कि बाढ़ को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, पहले से इसका अनुमान लगाया जा सकता है। हैविंग एन एविक्यूएशन प्लान इन प्लेस बिफोर ए फ्लड ऑकर्स कैन हेल्प मैनेजिंग डैमेज। क्योंकि हम इसे पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम बाढ़ से निपटने के लिए पहले से ही इंतजाम करके रख सकते हैं। व्हेन ए फ्लड वार्निंग हैज बीन इश्यूड फॉर योर एरिया, हेड फॉर हायर ग्राउंड एंड स्टे देयर। जब भी आपके एरिया में बाढ़ की कोई वार्निंग आती है तो वहां से निकल जाएं और दूसरे एरियाज में चले जाएं, ऊंचे एरियाज में चले जाएं। स्टोर एडिक्वेट फूड, वाटर एंड मेडिकल एड, अपने साथ पर्याप्त भोजन रखें और मेडिकल सुविधा भी अपने पास हो सके तो रखें। इसके बाद अगला जो नेचुरल डिजास्टर है वो है ड्रॉट यानी सूखा। इसके विषय में हम जानेंगे। व्हेन एन एरिया फेसेस एक्यूट वाटर शॉर्टेज and rainfall over a long period of time, it is said to be facing a drought। जब किसी एरिया में बहुत ज्यादा पानी की कमी हो जाती है, बारिश वहां पर नहीं हुई होती है बहुत लंबे टाइम से, तब वहां माना जा सकता है कि यहाँ पर सूखा पड़ रहा है। लॉन्ग इंटेंस समर्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर लीड टू ड्रॉट। सूखा पड़ता क्यों है? सूखा इसलिए पड़ता है कि एक तो बारिश नहीं होती है बहुत लंबे समय से, बहुत ज्यादा गर्मियां भी पड़ती हैं, और इसके बाद में जो पानी होता है उसको हम वेस्ट करते हैं, उसका ओवर मिसयूज करते हैं। ड्रॉट्स इन टर्न कॉज क्रॉप फेलियर, सूखे की वजह से फसलें बर्बाद होती हैं। स्टार्वेशन, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ कैटल एंड एपिडेमिक। जब सूखा पड़ता है तो हर तरफ से नुकसान होता है, हर तरफ से डिजास्टर होता है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, लोगों को खाना पानी नहीं मिल पाता है, और लॉस ऑफ लाइफ भी होता है इसी के साथ ही, और एक एपिडेमिक शुरू हो जाता है। द साहेल रीजन इन द अफ्रीका सफर्ड द वर्स्ट पॉसिबल ड्रॉट इन द
1980s and बुंदेलखंड इन इंडिया रिसेंटली फेस्ड ए ड्रॉट। अफ्रीका में साहेल रीजन है जहां पर 1980 में बहुत बड़ा एक सूखा पड़ा था, और इसी के साथ ही अभी रिसेंटली इंडिया में बुंदेलखंड में सूखा पड़ा था। महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा एंड राजस्थान आर सम ऑफ द ड्रॉट प्रोन स्टेट्स इन आवर कंट्री। इसी के साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और राजस्थान ये 4 राज्य हैं प्रमुख रूप से जहां पर सूखा पड़ने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। प्रिपेयर्डनेस, सूखे से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर को बचाना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज का रिप्लेसमेंट करना चाहिए। ये नहीं है कि हम पानी जमीन से निकालते रहें, और भी कुछ इसके उपाय हमें करना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ रिवर वाटर फ्रॉम सरप्लस एरियाज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वायर्स एंड डैम्स कैन हेल्प रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट। जहां भी पानी ज़्यादा होता है किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर स्टेट में कोई नदियां बहती हैं ज़्यादा, वहां से पानी ला करके इन राज्यों को दिया जा सकता है। इसके अलावा बारिश के पानी को बचाया जा सकता है, डैम बनाया जा सकता है जिससे कि लोगों को पानी की सप्लाई दी जा सके। तो इस तरह से सूखे के असर को भी कम किया जा सकता है। अगला नेचुरल डिजास्टर है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड किस वजह से होते हैं ये हम जानेंगे। लैंडस्लाइड इज द सडन स्लाइडिंग ऑफ सॉइल डाउन ए माउंटेन। लैंडस्लाइड किसे कहा जाता है? लैंडस्लाइड कहा जाता है कि कभी कभी जो मिट्टी है या पत्थर है वो एक साथ माउंटेन से नीचे स्लाइड कर जाते हैं, जिसे लैंडस्लाइड कहा जाता है। इट इज कॉज्ड ड्यू टू इरोजन, अर्थक्वेक, स्लोपिंग टेरेन, इम्प्रॉपर लैंड यूज, डिफोरेस्टेशन, हैवी रेनफॉल एंड माइनिंग। अब इसकी भी बहुत सारी वजह होती हैं, जैसे हमने जाना यहाँ पर इरोजन होता है, बारिश पड़ते पड़ते या नदियों की वजह से इरोजन होता है, पानी से इरोजन होता है जिसकी वजह से मिट्टी ढीली पड़ जाती है। अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है, स्लोपिंग टेरेन हो सकता है, ढाल की वजह से हो सकता है, इम्प्रॉपर लैंड यूज हो सकता है, लोग ढाल पर मकान बना देते हैं पहाड़ों के ढाल पर ही, जिसकी वजह से भी इनकी पकड़, जो मिट्टी की पकड़ है वो पहाड़ से कम होती है। डिफोरेस्टेशन, पेड़ों का कटाव, हैवी रेनफॉल एंड माइनिंग, बहुत ज़्यादा बारिश का होना, और माइनिंग, खदानों की वजह से भी लैंडस्लाइड होती हैं। इट अफेक्ट्स ए रिलेटिवली लोकलाइज्ड एरिया। इसकी वजह से जो मोस्टली होता है वो लोकलाइज्ड एरिया ही होता है, जहां पर लैंडस्लाइड होगी केवल उतना ही एरियाज की वजह से इफेक्ट होगा। रोड ब्लॉक, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेल लाइंस एंड रॉक्स फॉल्स आर सम ऑफ इट्स रिजल्ट्स। रोड ब्लॉक हो जाती हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेल लाइंस, रेलवे लाइंस टूट जाती हैं, लोगों के घर भी टूट जाते हैं, जिसकी वजह से ये नुकसान यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। एरियाज ऑफ स्टीप स्लोप्स विद हेवी रेनफॉल लाइक द हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स। अब देखिए यहाँ पर हमें बताया गया है एरियाज ऑफ स्टीप स्लोप्स विद हैवी रेनफॉल, ऐसे एरियाज जहाँ पे ढाल बहुत ज़्यादा होता है और हैवी रेनफॉल होता है, जैसे कि हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन्स होते हैं, एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड्स आर प्रोन टू इट। और अंडमान निकोबार में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। लैंडस्लाइड हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? माउंटेन रीजन्स में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहीं लोग ढलानों पर घर बनाते हैं, या अगर घर नीचे ही बनते हुए तो ऊपर से लैंडस्लाइड होता है, जिसकी वजह से घर भी टूटते हैं, सड़कें भी टूटती हैं, रेलवे लाइन भी डैमेज हो जाती है। प्रिपेयर्डनेस, लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड इन हिल्स। बड़े स्तर का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसे रोक देना चाहिए, हिल्स में उसे बैन कर देना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। बाउंड्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड एंड टेरेस फार्मिंग एंड एफोरेस्टेशन शुड बी प्रैक्टिस्ड। अब यहाँ पर इसकी एक और सुझाव ये दिया गया है कि बाउंड्स बनाने चाहिए, टेरेस फार्मिंग होनी चाहिए, छत पर खेती होनी चाहिए, और इसके अलावा पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए जाने चाहिए, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स को रोका जा सके। तो आज की वीडियो में हमने नेचुरल डिजास्टर्स को पूरे विस्तृत रूप से जाना है, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है, अच्छे से समझाने की कोशिश की है हिंदी में, अंग्रेजी में। तो आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद।